Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, students. The topic that we are going to discuss today is the heresy of paraphrase, and it is written by Clarence Brooks, one of the leading new critic of early 20th century. In 1947, literary critic Clarence Brooks introduced a revolutionary concept in The Well-Wrought Urn. His heresy of paraphrase became a cornerstone of new criticism. If you remember in the last lecture, which was based on the life and works of Kenneth Brooks, we discussed what new criticism is and what is Kenneth Brooks' status and position in new critics. तो आज का जो हमारा टॉपिक है, जो हमारी आज के लेक्चर है, ये हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज भी उसी जो वेल रॉट एंड न्यू क्रिटिसिज्म पे बेस्ड क्लेनेथ ब्रुक्स की बुक है, ये वहाँ से लिया गया है। इसमें क्या है और पैराफ्रेज में और पैराफ्रेज के बारे में हेरेसी का मतलब ये होता है कि आप एक ऐसा ओपिनियन, एक ऐसा बिलीफ बना लेते हैं जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग, जो आपके समटाइम्स रिलीजियस या आपकी किसी बड़े सोशल बिलीव्स का हिस्सा नहीं होते। आपने एक नया आप एक बिलीफ बनाते हैं। सो देखते हैं कि व्हाट इज़ क्लेनेथ ब्रुक्स ओपिनियन अबाउट पैराफ्रेज ऑफ पोइट्री। व्हाट इज द हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज? द पहली बात तो ये कि एक फॉल्स बिलीफ होता है। इट्स द मिस्टेकन नोशन दैट अ पोएम्स मीनिंग कैन बी फुली एक्सप्रेस थ्रू प्रोज समरी। आपने अक्सर देखा होगा कि हमें बाज़ लोगों को पोइट्री मुश्किल लगती है, उसकी टेक्स्ट मुश्किल लगती है, तो हम ये करते हैं कि हम उसकी पैराफ्रेज पढ़ लेते हैं पहले, या हम पोइट्री को समझने के लिए पैराफ्रेज पढ़ते हैं। पैराफ्रेज ये होती है कि एक जो पोएम है उसको प्रोज की शक्ल में सेम आइडियाज़ को लिख दिया जाता है। इंस्टेड ऑफ राइम स्कीम, इंस्टेड ऑफ रिदमिक आप कह लें जो वर्ड्स होते हैं रिदमिक ऑर्डर, उसकी बजाय हम इसको एक प्रोज की शक्ल में पहले आइडिया समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम उसको पढ़ते हैं पोइट्री को, ताकि हम उसको एंजॉय कर सकें। लेकिन ये कोई एक अच्छा ऑथेंटिक तरीका पोइट्री को समझने का नहीं है। ब्रुक का आर्ग्यूमेंट क्या है? अ पोएम्स एसेंस कैन नॉट बी कैप्चर्ड थ्रू पैराफ्रेज। दिस अप्रोच फंडामेंटली मिसेस द पॉइंट। उनका ख्याल ये है कि ये जो पैराफ्रेज है, ये पोइट्री को समझने का कोई ऑथेंटिक जरिया या तरीका नहीं है। एंड inseparability, form and content exist as one unified whole in poetry. According to Kenneth Brooks, फॉर्म और कंटेंट यानी थीम और स्ट्रक्चर दोनों के दोनों इकट्ठे एक दूसरे के अंदर इंटरवाइंड पोइट्री के अंदर मौजूद होते हैं। वी कैन नॉट सेपरेट देम। ये जो इनसेपरेबिलिटी है, ये भी अफेक्ट होती है बाय फोकसिंग ऑन पैराफ्रेजिंग। दे कैन नॉट बी डाइवोर्स्ड विदाउट लूजिंग मीनिंग। यानी जब हम फॉर्म एंड कंटेंट को अलग अलग पढ़ेंगे और इकट्ठा एज अ होल नहीं पढ़ेंगे, तो हम उसके जो पोएम के मीनिंग्स हैं उसको लूज करेंगे, और यही कुछ हम करते हैं पैराफ्रेज में। सो ये उनका एक बड़ा क्लियर पॉइंट ऑफ व्यू है। वेल रॉट अर्न क्या है उनकी, इस बुक के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इट वाज पब्लिश्ड इन 1947। द सेमिनल वर्क चेंज हाउ क्रिटिक्स अप्रोच पोइट्री। It has got a critical reception. The book established Brooks as a literary authority in post-war America, and it cemented Brooks' position as a leading figure in the new criticism movement. So it has got a greater impact on the coming generations as well as the generations of that time. What are its core arguments इस बुक के? पहला ये है कि poems are not mere assertions rest in decorative language. ये beyond statements जाता है। पोएम जो है वो सिर्फ उन जो डेकोरेटिव लैंग्वेज या जो लैंग्वेज एक फ्लावरी लैंग्वेज या फिगरेटिव लैंग्वेज में कुछ आइडियाज़ को लिखा जाता है, सिर्फ पोएम वहाँ तक नहीं होती। पोएम इज़ बियॉन्ड दोज डेकोरेटिव लैंग्वेज एंड दोज डेकोरेटिव स्ट्रक्चर्स। पोएम के अंदर एक मीनिंग है, रादर मोर देन वन मीनिंग्स भी होते हैं। उसका एक स्ट्रक्चर है, उसके एक अंडरलाइन कुछ एक मैसेज है, उसका पर्पस है, और ये सब का सब इकट्ठा होता है। इसको इकट्ठा एज अ होल समझना ज़रूरी है। It has got a complex structure. Poems architecture creates a pattern of resolutions and balances. तो इसका एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है जिसके अपने अंदर इसकी रेजोल्यूशन और बैलेंसेस होते हैं, जिनको समझना ज़रूरी है। इंटरनल टेंशंस हैं। पैराफ्रेज फेल्स टू कैप्चर द सटल टेंशंस एंड पैराडॉक्सेस विद इन। पैराडॉक्सेस होते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, आयरनी है, सटायर है। तो इंटरनल जो टेंशंस हैं वो भी पोइम के अंदर मौजूद होते हैं, और उनको समझने के लिए भी हमें टेक्स्ट को फॉलो करना पड़ेगा।
What is the role of paradox according to Kenneth Brooks? It has got its central element. Brooks positions paradox as the essence of poetic language. Paradox is such a figure of speech in which we form two types of opinions. दो तरह की मीनिंग्स हम एक ही सेंटेंस और बाज़ औक़ात एक ही फ्रेज़ के अंदर बनाते हैं। कॉन्ट्रडिक्शंस एज़ मीनिंग्स, पहली बात तो ये है कि पैराडॉक्स के बगैर आप कोई भी पोएटिक लैंग्वेज बना नहीं सकते, ये उसका एसेंस है। मीन्स आप इंटरनल जो कॉन्फ्लिक्ट्स होती हैं या जो आप कह लें कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, उसके बगैर यानी 2 अलग-अलग कॉन्ट्रेरीज़ के बगैर पोएट्री या पोएट्री के अंदर मीनिंग्स को कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते। कॉन्ट्रडिक्शन इज़ टेकन एज़ मीनिंग्स। Poems express complex ideas through seemingly contradictory statements, and it sometimes misses nuance. Paraphrase inevitably simplifies these layered, nuanced image meanings. Poetry is full of meanings, and it has got more than one layers of meanings. These layers of meanings are sometimes complete in themselves. और इन तमाम मीनिंग्स को समझना ज़रूरी है। जब हम पैराफ्रेज करते हैं तो हम उन तमाम मीनिंग्स को किल करते हैं और हम सिर्फ एक सिंगल जो प्रोज़ेइक मीनिंग्स हमारे सामने आते हैं, हम सिर्फ उन पर फ़ोकस करते हैं। फॉर्म को एज़ अ मीनिंग लिया जाए, ये क्लेमेंट ब्रूक का आइडिया है। देयर इज़ यूनिटी इन इट, फॉर्म एंड कंटेंट कैन नॉट बी सेपरेटेड, एंड हाउ अ पोएम इज़ बिल्ट कंट्रीब्यूट्स टू व्हाट इट मीन्स, इसका स्ट्रक्चर एंड होलनेस पैराफ्रेज स्ट्रिप्स अवे द क्रूशियल फॉर्मल एलिमेंट्स। सो ये जो दोनों पोइट्री के बड़े एलिमेंट्स हैं, फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड कंटेंट, पैराफ्रेज उसको अलहदा कर देती है। अदरवाइज हमें क्या चाहिए? वी हैव टू टेक देम, बोथ ऑफ देम एज अ कंप्लीट यूनिफाइड होल। देयर आर सर्टेन इम्प्लीकेशंस फॉर लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इस जो थियरी है और इस बुक का, इसमें सबसे पहले ये चीज़ दैट इज़ क्लोज रीडिंग मेथड है। न्यू क्रिटिक्स एम्फसाइज एनालाइजिंग द टेक्स्ट इटसेल्फ, नॉट एक्सटर्नल फैक्टर्स। वी हैव टू फोकस ओनली ऑन टेक्स्ट, नाइदर वी हैव टू फोकस ऑन द authorial intentions, nor we have to rely on the understanding of the reader. We have to focus only on the language and the structure given in the text. And close reading is that method which helps us in doing so. Context resistance, they rejected biographical or historical context, उसको भी ये reject करते हैं as primary interpretive tools. Self-contained unit है, the poem was viewed as a complete autonomous universe of meaning. Poem एक अपनी ज़ात में एक independent unit है, independent entity है which gives us meaning. So we have to focus on poems, not as assistant, as आप कह लें कि कोई assisted material जो कि हमें पोइट्री के बजाय पोएट के बारे में या कोई कल्चर के बैकग्राउंड के बारे में बताता है। उनकी थियरी के ऊपर बहुत सारे क्रिटिसिज्म हुए। कॉन्टेक्स्ट ब्लाइंडनेस का ताना दिया गया। क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट इट ओवरलुक्स क्रूशियल हिस्टोरिकल एंड कल्चरल फ्रेमवर्क से ये दूर चला जाता है। ओवरस्टेटेड डिफिकल्टी है, सम से बुक्स एग्जैजरेट्स द इम्पॉसिबिलिटी ऑफ समराइजिंग पॉइंट्स। तो समराइज़ करना पोएम को, उसको वो एग्ज़ैजरेट करते हैं। पोएम्स एग्ज़ैजरे पोएम पोएम्स समराइज़ हो सकती हैं, जबकि अकॉर्डिंग टू क्लेनेथ ब्रुक्स पोएम्स को समराइज़ नहीं किया जा सकता। वी हैव टू फोकस ईच एंड एवरी लाइन इंडिपेंडेंटली। ओवर इंटरप्रिटेशन की गई है, ये क्रिटिसिज्म था। द अप्रोच कैन लीड टू एक्सेसिव एनालिसिस ऑफ माइनर टेक्सचुअल एलिमेंट्स। बहुत ज़्यादा आप जो एक टेक्स्ट है उसके मेटिकुलस व्यू के लिए आप माइनर टेक्सचुअल एलिमेंट्स की डिटेल में चले जाते हैं, जैसे ये ओवर इंटरप्रिटेशन की तरफ चली जाती है। सो इंस्टेड ऑफ अकॉर्डिंग टू सम ऑफ द क्रिटिक्स, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन सम major issues, we are involved in some minor details. So this was the criticism on Brooks' theory. And finally, we can see what is the legacy and what are the contributions of this heresy of paraphrase. First is its influence on 20th century. Brooks' theory profoundly shaped literary criticism across decades. ये जो 20th century में जो influence बना based on textual analysis and practical criticism, ये आगे तक आज तक चलता आया, तकरीबन 100 साल गुजर जाने के बाद भी। Ongoing debates बहुत सारी हुई। Ideas continue to inform discussions about poetry interpretation. Poetry की interpretation के लिए जो later modern critical theories आई, जिसमें reader response theory आई, structuralism आया, formalism, new formalism, और इसी तरह की historicism। तो ऐसी बहुत सारी और जो बाद वाली theories थी, उनकी roots भी हमें इन्हीं की जो क्लेनेथ ब्रुक्स की न्यू क्रिटिसिज्म है यहाँ से मिलती हैं। एंड इट हैज़ गॉट
and it has deeply engaged. The concept engages more thoughtful interaction with poetic language, और ये पोइट्री को ज़्यादा इन डेप्थ, ज़्यादा डीपर जो है वो इंगेज करता है, ज़्यादा डीपर मीनिंग्स के लिए इंगेज करता है, ज़्यादा डेप्थ के साथ इंगेज करता है ये वाला मेथड। सो इस तरह से हम पोइट्री को ज़्यादा बेहतर अंदाज में एनालाइज कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट हेरेसी ऑफ पैराफ्रेज, जिसको क्रिटिसाइज़ किया क्लेनेथ ब्रुक्स ने। यहाँ हमारा आज का लेक्चर जो है वो ख़त्म होता है। रिलेटेड टू दिस लेक्चर, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन, यू आर फ्री टू आस्क, and your comments are always welcome. Thanks for watching.